मेरी अब कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके बड़ौदा से निकल जाऊं। ऑपरेशन बड़ौदा कामयाबी से हमकिनार हो चुका था। मैं सड़क पर पहुंचा और किनारे किनारे मुतवाज़ी चलने लगा। मेरी सांसें धुंधनी की तरह चल रही थी। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ अपनी बेतरतीब सांसें भी दुरुस्त करने की कोशिश करता जा रहा था। काफी दूर निकल जाने के बाद अचानक अकब में किसी गाड़ी की तेज हेडलाइट्स दिखाई दी। मैं चौंक कर रुक गया। रोशनी तरह करीब आई तो मैं ठिठका। वो कोई मुसाफिर लारी थी। मैंने इसे हाथ दे दिया। लारी मेरे करीब ही रुक गई। वो बड़ौदा से आगे रामपुर जा रही थी। मैं लपक कर इस पे सवार हो गया। मेरे जिस्म पर वेटर्स वाली वर्दी थी। मैं एक खाली सीट पर बैठ गया। बेशतर मुसाफिर सीटों से पुश्त लगाए सर टिकाए ऊँग रहे थे। बस का स्टॉप रामपुर था। रात के तकरीबन 1 बजे बस ने रामपुर के आखिरी स्टॉप पर सारे मुसाफिरों को उतार दिया। वहाँ ज्यादातर तांगे वाले खड़े थे। टैक्सी और रिक्शा का दुक्का ही नजर आ रहे थे। रामपुर ज्यादा बड़ा शहर न था, बल्कि शहर ही क्या था, एक छोटा सा कस्बा था। मैं एक तांगे पर सवार हो गया और तांगे वाले को रेलवे स्टेशन चलने का कहा। बाबूजी, आपको जाना कहाँ है? तांगे वाले ने पूछा। मैंने कहा, बाबा मुझे खलीज कम्बात जाना है, मिल जाएगी इस वक्त कोई ट्रेन? मैंने पूछा तो वो हंस कर बोला। वो एक ज़ईफ आदमी था, इसीलिए तो मैंने पूछा था, क्योंकि इस वक्त कोई ट्रेन तो क्या रेल कार भी नहीं मिलेगी। अब सुबह ही कोई ट्रेन मिलेगी। अच्छा, मैं सोच में पड़ गया और फिर बोला, अच्छा तुम फिर ऐसा करो, किसी छोटे मोटे सस्ते होटल ले चलो। आप ऐसा क्यों नहीं करते, मेरे साथ चले चलो, मेरी खोली में रात बसर करके सुबह को चले जाना, तुम्हें तकलीफ ना हो। मैंने कहा, नहीं जी, आप चलेंगे मेरे साथ, बस एक रात की तो बात है। वो फिराक दिली से बोला और मैं इसके हुस्न सलूक से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। इसकी खोली एक कच्ची आबादी में थी जो रेलवे स्टेशन के पार थी, मगर मैंने महसूस किया था कि इसकी खोली आबादी से जरा अलग थलग और कदरे दूर थी। वहाँ आस पास सरकंडे और खुदकार घास उगी हुई थी। मध्यम सी चांद की रोशनी में एक बल खाते नाहमवार रास्ते पर तांगा चला जा रहा था। फिर एक गारे मिट्टी वाले कच्चे मकान के दरवाजे के सामने रुक गया। बाबूजी, आ गया मेरा गरीब खाना, वो बोला और तांगे से नीचे उतर आया। वो लगाम बांध कर नीचे उतरा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाबा, एक बात तो बताओ, तुमने आखिर आबादी को छोड़कर इस वीराने में अपना घर क्यों बनाया है? मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ ही लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, यहाँ भी किसी जमाने में बड़ी आबादी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से लोग हिजरत करने पर मजबूर हो गए। क्यों? मैंने कदरे चौंक कर बेख्तियार पूछ लिया। बस ऐसे ही, लोगों की मर्जी, इसने अजीब गोलमोल अंदाज में जवाब दिया और दरवाजे पर दस्तक दी। जरा देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक बुढ़िया खड़ी नजर आई। वो शायद इसकी बीवी थी। इसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल फैला हुआ था। आंखें अंदर को धंसी हुई थी। बाल सफेद और खिचड़ी से थे। मुझे देखकर इसकी पथराई हुई सी आंखों में अचानक एक चमक सी बेदार हुई, जिसका मैं कोई मायने निकालने से कासिर था। हट जा आगे से, मेहमान आया है, वो अपनी बीवी से बोला और बुढ़िया एक तरफ को हो गई। चले बाबूजी अंदर, वो बोला और मैं झुकी झुकी चौखट से अंदर हो गया। मैं मुख्तसर से सहन में आ गया। घर ज्यादा कुशादा ना था। सामने 2 कोठड़ी नुमा कमरे साथ साथ बने नजर आ रहे थे, जिसके साथ छप्पर नुमा साहिबान के एक बदनुमा बांस से झूलती लालटेन की यरकान ज़दा सी रोशनी फैली हुई थी। यहाँ अजीब सी खामोशी और वीरानी तारी थी, बल्कि नहुसत कहना ज्यादा बेहतर था। दूसरे कमरे में शायद इनकी कोई बेटी या बेटा मौजूद था, मगर मैं ये देख के ठिठक गया कि एक कमरे का दरवाजा तो खुला था, जो शायद इन दोनों मियाँ बीवी का था, मगर दूसरा कमरा खोली नुमा कमरे के दरवाजे को बाहर से कुंडा चढ़ाया हुआ था, जिसका मतलब था कि या ये दोनों मियाँ बीवी बेऔलाद थे या फिर तन्हा ही रहते थे। बहरतौर वो मुझे दूसरे कमरे में ले आए। यहाँ एक चारपाई बिछी हुई थी। बाबूजी, तुमने थोड़ा बहुत भोजन करना है तो? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस तुम्हारी यही मेहरबानी है कि मैं रात गुजार लूँ, फिर सुबह सवेरे स्टेशन की राह लूंगा। मैंने कहा। फिर पूछा, क्या आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं? मेरा मतलब है कोई बालक बच्चा? नहीं बाबूजी, हम मियाँ बीवी यहाँ अकेले रहते हैं, वो अजीब से लहजे में बोला और फिर जल्दी से वापस लौट गया। मुझे न जाने क्यों यहाँ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं जिन हालात से गुजर रहा था, इसने मेरी छठी हिस्स को बहुत तेज कर दिया था। यहाँ न जाने क्यों बार बार मेरी छठी हिस्स एक अजीब और पुरस्कार खतरे का अलार्म बजा रही थी। यूँ भी यहाँ मैं एक अजीब सी पुरस्कारियत महसूस कर रहा था। खैर, मैंने कौन सा यहाँ बरसों कयाम करना था। सुबह तड़के चले ही तो जाना था। हो सकता है ये मेरा वहम हो। मैं चारपाई पर लेट कर सोने की कोशिश करने लगा, मगर जाने क्यों मेरे दिल को नामालूम सी बेचैनी ने जकड़ रखा था। मगर मैं बावजूद इस अनजानी बेकुली के सोने की कोशिश करने लगा और न जाने रात के किस पहर मेरी आंख लग गई। मेरी नींद अभी शायद कच्ची ही थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। फिर जल्द ही मुझे पता चला कि मेरी आंख कच्ची नींद की वजह से नहीं खुली, बल्कि मेरे वजूद के गिर्द बंधी हुई वो रस्सियां थी जो चारपाई समेत किसी ने लपेट रखी थी। रस्सियां पेट और
सीने की तरफ बंधी हुई थी। मैं बुरी तरह चौंका। मेरे सामने वो दोनों ज़ईफुल उम्र पुरस्कार मियाँ बीवी खड़े थे। इनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्सा थी। बूढ़े ने लालटेन पकड़ी हुई थी। ये क्या हरकत है? मुझे रस्सियों से क्यों इस तरह बांधा है? मैंने गुस्से से सुर्ख होकर इनसे पूछा। तुम हमारा 5वां शिकार हो। वो तांगे वाला पुरस्कार बूढ़ा अपनी आंखें फैलाते हुए पुरस्कार सनसनी भरे लहजे में बोला और मेरी रगोपे में सरसराहट सी तारी होने लगी। इन बदबख्तों ने मुझे धोखे से गहरी नींद में ही रस्सियों से जकड़ कर बांध दिया था, मगर मैं इनका 5वां शिकार वाली बात समझ न सका और बोला, 5वां शिकार क्या मतलब? मैंने तो तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ा। बस अब बकवास बंद करो और अपनी जान का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ। वो खबीज बूढ़ा मुझे घूरते हुए खौफनाक लहजे में बोला और इसकी सफाकाना बात पर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट महसूस होने लगी। मुझे चारपाई समेत इस तरह रस्सियों से जकड़ रखा था कि मेरी गर्दन सराहने वाली जगह से जरा ऊपर को थी, यानी मेरा सर गर्दन के सहारे चारपाई के सराहने से नीचे झूल रहा था। मैंने दांत पीस कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर बेसुध। मेरे दोनों हाथ भी पहलू में ही जकड़ दिए गए थे। कल्पना, तुम ये लालटेन पकड़ो, मैं इसका किस्सा तुरंत पाक करना चाहता हूँ। ये बहुत सेहतमंद है, कहीं रस्सियां ही न तोड़ दे। इस खबीस बूढ़े ने अपनी बीवी से कहा। फिर लालटेन इसे थमा कर वो बाहर निकल गया। जरा ही देर बाद वो एक बड़ा सा पतीला नुमा थाल उठाए अंदर दाखिल हुआ। फिर इसने थाल ऐन मेरी चारपाई से झूलती हुई गर्दन के नीचे रखा तो मैंने थाल के अंदर एक कसाइयों वाला फौलादी बुगदा देखा। इस बदबख्त के खतरनाक अज़ाइम जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसने वो बुगदा थाल से उठा लिया, मेरे सर के बालों को बाएं हाथ की मुट्ठी में जकड़ कर मेरी गर्दन ऊंची की और फिर इसके दाएं हाथ में पकड़ा हुआ बुगदा धीरे धीरे फिजा में बुलंद होने लगा। लालटेन की रोशनी में इसका चमकता हुआ खौफनाक फल मेरी रूह तक को लर्जा रहा था। ठहरो, मरने से पहले मुझे ये तो बता दो, आखिर तुम मेरी जान क्यों बलिदान कर रहे हो? मेरा मकसद इसे बातों में लगाकर फौरी तौर पर कोई राह तलाश करना था। हाँ, पूछना तेरा हक है, वो खबीस बूढ़ा बोला। फिर करीब खड़ी अपनी बीवी कल्पना से बोला, क्या ख्याल है, इसे मरने से पहले हकीकत बता दी जाए? बुढ़िया के पोपले होंठों पर बड़ी सफाकाना मुस्कुराहट उभरी और इसने सिर्फ हौले से असबात में सर हिलाने पर ही इत्तफाक किया। सुनो, पंडित हरि चंद ने हमें 11 जवान मर्दों को मौत के घाट उतार कर इनका खून पीने की नसीहत की है ताकि हम फिर से जवान हो जाए, समझा? वो लहू रंग लहजे में बोला और मेरी रूह तक काम गई। हिंदुस्तान की सरजमीन में ऐसे ही पुरस्कारियत, सफली उलूम और काले जादू से भरी हुई है। हम अभी तक 4 जवानों को मौत के घाट उतार कर इनके लहू से अपनी प्यास बुझा चुके हैं। तुम हमारे 5वें शिकार हो, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ, इसने कहा। इसके बाद बोगदे वाला हाथ दोबारा बुलंद होने लगा। इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि मेरा सिर्फ ऊपरी वजूद यानी पेट और सीने पर रस्सियां बंधी हुई थी, जबकि पेट से निचला धड़ आज़ाद था। अब मैंने जो कुछ करना था अपने निचले धड़ की ताकत को बुरुएकार लाकर ही करना था। चुनाचा मैंने चश्मेज़द में अपने पूरे वजूद की ताकत को निचले धड़ में मुंजमद किया और दोनों टांगे समेट कर अपने जिस्म को कमान बनाते ही दोनों टांगों की भरपूर ज़रब अपने सराहने आहनी बुगदा लिए बिल्कुल मौत की सूरत खड़े बुड्ढे के चेहरे पर रसीद कर दी। मौत के खौफनाक दहाने के किनारे खड़ी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मेरे पास पहला और आखिरी हरबा यही था। इसलिए मेरी इंतहाई कोशिश यही थी कि टांगों की ज़रब भरपूर और फैसलाकुन हो। यही सबब था कि मैंने अपनी दोनों टांगों पर सारी ताकत मुंतकिल कर दी थी। चुनाचा मेरी दोनों लातें इस खबीस और सफाक बूढ़े की ठोड़ी पर बड़े जचे तुले अंदाज में रसीद हो गई थी। इसके हलक से खरखराती हुई ऊख की आवाज़ बरामद हुई और वो ज़मीन से लगभग कोई 3-4 फुट उछला होगा और दीवार से टकरा कर जमीन पर गिरा और वहीं बगैर तड़पे ढेर हो गया। इसकी बीवी अपने शौहर का ये हशर देखकर ज़हानी अंदाज में चीखती हुई इसकी तरफ दौड़ी। फिर वो जैसे ही चारपाई के करीब से होकर गुजरने लगी, मैंने एक बार फिर अपनी दोनों टांगों की ताकत को बुरुएकार लाते हुए लेटे लेटे इसकी गर्दन दबोच ली। इसके हलक से घुटी घुटी चीख बरामद हुई। मुझे इससे भी जान का खौफ था, इसलिए मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। जल्द ही इसका दम परवास कर गया। मैंने इसकी बूढ़ी लाश को ठोकर से फर्श पर धकेला, फिर गर्दन मोड़कर खबीस बूढ़े के बेजान लाश की तरफ देखने लगा। पता नहीं वो बेहोश था या मर चुका था, मगर फौरन ही मुझे महसूस हुआ कि वो मरा नहीं था बल्कि सिर्फ बेहोश था। मैं इसके होश में आने से पहले खुद को इन रस्सियों से आज़ाद करना चाहता था, वरना होश में आते ही वो मुझे हलाक करने के लिए एक लम्हा भी ज़ाया न करता, और वो भी इस सूरत में कि मैं इसकी बुढ़िया को भी हलाक कर चुका था। मैंने रस्सियों के जकड़ बंदों
के साथ जोर आजमाई शुरू कर दी। मुझे दांतों पसीना आ गया। यही नहीं, मुसलसल जोर आजमाई की वजह से मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था और दम फूलने लगा था। रस्सियां कुछ ढीली पड़ती महसूस हो रही थी। मैं बार बार जमीन पर बेहोश बेसुध पड़े सफाक बूढ़े की तरफ देखे जा रहा था। मैंने अपनी कोशिश पहले से तेज कर दी। दफतन मैंने बूढ़े के बेसुध वजूद में हरकत होते देखी। मेरी सांसें सीने में अटकने लगी। फिर इसके हौले हौले कराने की आवाज़ें उभरी। मैंने अपनी सी कोशिश तेज कर दी और साथ ही बूढ़े को देखता जा रहा था। वो अब लेटे लेटे अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर इसे सहला रहा था। इसके मुंह से खून उबल रहा था। थोड़ी पर लगने वाली ज़रब ने इसकी ज़बान शायद दांतों तले कुचल डाली थी। वो फिर उठने की कोशिश करने लगा मगर लड़खड़ा गया। इधर मेरे दिल की धड़कनें आसमान छूने लगी थी। मेरी पेट की तरफ से रस्सियां ढीली पड़ने लगी थी। मैंने अपना दायां हाथ भी आज़ाद करा लिया था। इसी असना में वो बूढ़ा खौफनाक गुर्राहट के साथ उठ खड़ा हुआ। इसके हाथ में वही बुगदा नजर आ रहा था मगर इसके कदम वाज़े तौर पर लड़खड़ा रहे थे। इसने सबसे पहले खूनी नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर एक निगाह कच्चे फर्श पर पड़ी, अपनी बीवी की लाश पर पड़ी। वो बेख्तियार कल्पना कहकर इसकी तरफ बढ़ा। इधर मेरा लहू खुश्क होने लगा था। मैंने हिम्मत न हारी और बिलाखिर अपना दूसरा हाथ भी आज़ाद करा लिया। दोनों हाथ आज़ाद होते ही मैंने सीने की रस्सियों को खोलना शुरू कर दिया। इधर वो बूढ़ा जिसे अपनी बीवी की मौत का यकीन हो गया था एक खौफनाक चीख मारकर खड़ा हुआ, बुगदा थामे मेरी तरफ बढ़ा। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। इधर मैंने फुर्ती के साथ खुद को आखिरी रस्सी से भी आज़ाद किया और फिर जैसे ही इस खबीस और सफाक बूढ़े ने खूंखार गुर्राहट के साथ बुगदे से मुझ पर वार करना चाहा, मैं बिजली की सराहत से चारपाई से उछल कर नीचे उतर आया। वो समझ गया कि मुझ जैसे जवान आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो बुगदा फेंक कर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। मैं इस खबीस और सफाक आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि ये सफली उलूम करने वाला एक नापाक शख्स था जो इससे पहले 4 बेगुनाह इंसानों को बड़ी सफाकी के साथ ज़िबा कर चुका था और अब मजीद जवान आदमियों का खून पीने का भी इरादा रखता था। मैंने बुगदा उठाया और दांत पीसकर इसके पीछे भागा। सहन में आया तो मैंने इसे बाहर का दरवाजा खोलते पाया। मैंने वहीं खड़े खड़े बुगदा इस पर खींच मारा जो इसकी पुश्त में पेवस्त हो गया। रात की इस तारीख सन्नाटे में एक दिलखराश चीख उभरी और वो वहीं कटे हुए शहतीर की तरह गिरा और ठंडा हो गया। मैं अब ज्यादा देर इस मनहूस जगह पर रहना नहीं चाहता था, लिहाजा दरवाजा खोलकर बाहर अंधेरे में निकल आया।